जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के जितने भी इसमें मैथ का क्वेश्चन है सभी इसमें हल आप लोगों को मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसमें आप लोगों को 76 नंबर से लेकर पूरे 100 नंबर तक मैथ का सॉल्यूशन आप लोगों को इसमें मिलने वाला है। सॉल्यूशन आप लोगों को दिवाकर सर करा रहे हैं, तो आइए देखते हैं इनका सॉल्यूशन। संख्या 76 0.01 0.01 का स्क्वायर का सही मान कितना है। 0.01 इसमें जोड़ना है 0.01 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसका दोगुना हो जाएगा, यानी कि 4 अंक के बाद दशमलव होगा। तो इसमें होगा 0 0 0 1। 1 के आगे कुछ नहीं है तो अपने मर्जी से यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब इसको जोड़ना है 1 0 1 0 दशमलव 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74। 4 अंकों की एक न्यूनतम संख्या में 5 की वृद्धि करने पर वह संख्या 12, 15, 20 तथा 35 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। तो पहले हमें वह संख्या निकालना है जो 12, 15, 20 तथा 35 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। 12, 15, 20, 35। 5 से काट देते हैं। 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35। 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 4 7। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 1 4 एकम 4 और ये 7। 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 गुना 7 करेंगे, 60 गुना 7, 7 संग 42, 420। ये वह न्यूनतम संख्या है जो 12, 15, 20 तथा 35 से विभाज्य हो जाती है। लेकिन हम लोगों से पूछा गया है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो 4 अंक का न्यूनतम संख्या होता है 1 के बाद 3 0। ये होता है 4 अंक का न्यूनतम संख्या। इससे यदि कम जाएंगे तो ये 3 अंक का संख्या बन जाएगा और इससे आगे जाएंगे तो वो 4 अंक का रहेगा। तो हमें 1000 से नीचे की संख्या नहीं चाहिए। अब यदि हम इसको 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 840, जो कि 1000 से कम है, यानी इसको हम 3 से गुना करेंगे और ये 3 से गुना कर देते हैं। 3 दूना 6, 3 चौका 12 और ये 0। ये हो गया वह संख्या जो कि 12, 15, 20 और 35 से पूरा भाग भी लग जाएगा और ये संख्या 4 अंक का भी बनेगा। लेकिन सवाल में कहा गया है कि 5 की वृद्धि करने पर वह संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें तो भी कोई वृद्धि नहीं कर रहे हैं। वृद्धि करेंगे तो इसके लिए इसमें हमको कम करना पड़ेगा। तो 5 का वृद्धि करेंगे तो 60 में 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1255। ऑप्शन नंबर डी। 1255 में 5 की वृद्धि करेंगे तब हमारा जो है ये 1260 आएगा उत्तर। उत्तर 1255 ही होगा, लेकिन संख्या 1260 तब आएगा जब 5 का वृद्धि करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78। श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए। 3, 6, 11, 18। अब इसमें देखें तो 3 का वृद्धि हुआ है, इसमें देखें तो 5 बड़ा है, इसमें देखें तो 11 और 7 18, 7 बड़ा है। यहाँ से देखें 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है तो इसमें भी 2 बढ़ जाएगा और 7 और 2 हो जाएगा 9, और जब 9 को जोड़ेंगे 18 में तो हो जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 79। 8 व्यक्ति एक मकान का रंग लेपन 5 दिनों में कर सकते हैं। 8 व्यक्ति एक मकान का रंग लेपन 5 दिन में करता है। ये हो गया कुल कार्य। कर उसी मकान का रंग लेपन 4 दिन में पूरा करना है। 4 दिन में पूरा करना है तो कितना व्यक्ति होगा। मान लेते हैं कि x व्यक्ति होगा। जितना काम इधर था आगे भी उतना ही काम करेगा। अब इसको काट देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी कि अब जो व्यक्ति का संख्या होना चाहिए वो होना चाहिए 10। कितने आवश्यक होंगे तो 10। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 80, ए तथा बी मिलकर एक कार्य 15 दिनों में कर सकता है। ए बी ये दोनों मिल करके कोई भी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी अकेला इसी कार्य को 60 दिन में करता है। तो कुल कार्य निकाल लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों का लघुत्तम निकालते हैं। 15 और 60 का लघुत्तम 60 ही होता है। अब यहाँ पे कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। 15 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, यहीं पर लिख लेते हैं 4 बार में, और 60 से भाग देंगे 1 बार में। ए और बी का कार्य क्षमता है 4 और बी का कार्य क्षमता है 1। तो बी का हो गया 1 तो ए का हो जाएगा 3। पूछा जा रहा है कि ए अकेला वही कार्य को कितने दिन में करेगा। ए का कार्य क्षमता है 3 और कुल कार्य है 60। तो 60 को 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 20, जो कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 81, यदि एक घन की भुजा में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। मान लेते हैं घन का भुजा पहले 1 था, 100% वृद्धि करेगा तो ये हो जाएगा 2। पहले घन का भुजा था 1, 100% का वृद्धि करेगा तो ये 2 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, और भुजा का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, ये हो गया 6। इसमें निकालेंगे 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, 6 चौका 24। पहला घन का क्षेत्रफल हुआ 6 और बाद वाला जो घन है 100% भुजा बढ़ने के बाद उसका हो गया 24। इसमें वृद्धि पूछा गया है। देखें तो 6 से 24 होने में 18 की वृद्धि हुई। किसके सापेक्ष हुआ है, तो 6 के सापेक्ष। तो 6 को नीचे लिखेंगे, इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से गुना, 6 से काटेंगे 3 बार में, 3 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 300। 300% होगा क्षेत्रफल में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82, निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। ये छायांकित भाग, यहाँ पे एक आधा वृत्त बन रहा है और यहाँ पे समांतर समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसमें पूछा गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आधे वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल करके इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और आर का मान दिया हुआ है ए, पाई आर स्क्वायर। आधा वृत्त है तो इसको कर देंगे आधा। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज नहीं बन रहा है, सम द्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहाँ भी 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार यहाँ से आधा ए दिया है, फिर ये आधा हो जाएगा ए, और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा टोटल 2a, जो कि हो जाएगा आधार। तो हो गया 2a। जब यहाँ पे त्रिज्या a है तो यहाँ पर भी त्रिज्या इसका a ही होगा। ये हो गया 2a गुना a। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा पाई a स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2a का स्क्वायर बटे 2, बीच में माइनस होगा। अब यहाँ a स्क्वायर बटे में 2 बटे में 2, दोनों में समान है तो a स्क्वायर बटे 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा पाई माइनस, और इसमें बचेगा 2, a स्क्वायर बटे 2 पाई माइनस 2, a स्क्वायर बटे 2 पाई माइनस 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। तदनुसार 75 रुपया मुद्रित मूल्य की पुस्तक के लिए एक ग्राहक को कितना मूल्य देना होगा। पुस्तक का मूल्य है 75 रुपया, 12% छूट दे रहा है, तो 100 में से 12 का छूट देगा तो ये बेचेगा कितना में, 88% में। प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100। अब इसको हल करना है। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से 22 चौका 88, 22 गुना 3 करेंगे, 22 दिया 66। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84, यदि अंकित मूल्य 180 रुपया हो और छूट के बाद 153 रुपया हो जाए तो उस छूट की दर क्या होगी। अंकित मूल्य 180 रुपया, छूट देने के बाद जो बेचा जा रहा है 153 रुपया में, तो कितना का छूट दे रहा है, 7 में से 5 जाएगा 2,
27 रुपया का छूट दे रहा है, कितना में? तो 180 रुपया में। इसको प्रतिशत में बदल देंगे, 0 से 0 कटेगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 तिया 15% का छूट दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। दो क्रमिक 10% तथा 20% की छूटों के बराबर की एकल छूट कितनी होगी? तो एकल छूट के लिए हम लोग फॉर्मूला का जो उपयोग करते हैं, x जोड़ y माइनस एक्स वाई बट्टे 100। ये एकल छूट के लिए हम लोग फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। 10 जोड़ 20 माइनस 10 गुना 20 बट्टे 100। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 20 और 10 30, यहाँ हो गया 2, 30 में से 2 घटेगा 28। तो एकल छूट जो होगा वो 28% होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86। 22 कैरेट वाले सोने को 18 कैरेट वाले सोने के 1:2 के अनुपात में x कैरेट वाला सोना बनाने के लिए मिलाया गया। तदनुसार x कैरेट वाले सोने में x का मान कितना है? तो x का मान निकालेंगे, 22 कैरेट का 1 के अनुपात में मिला रहा है, तो ये हो जाएगा 22 गुना 1। 18 कैरेट का 2 के अनुपात में मिला रहा है, तो 18 गुना 2 बटे कुल कितना मिला रहा है? 2, 2 और 1 3 भाग में, 3 से इसको भाग दे देंगे। 22 गुना 1 22, 18 गुना 2 36 बटे 3। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58 बटे 3। पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, इसको भाग देंगे 3 से तो हो जाएगा 19 तिया 57, 1 बचेगा तो ऊपर 1 और नीचे 3 है ही, तो हो जाएगा 19.1/3। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87। x बराबर 45, z बराबर 20 और x बराबर 200 की स्थिति में चर x y तथा z के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती है। y तथा z के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती है। दिया हुआ है x जो है अनुक्रमानुपाती है y तथा z के गुणनफल का। यदि इसको हम हल करें तो हल कर लेते हैं, इसको अनुक्रमानुपाती को यहाँ पे मान लेंगे हम लोग, कुछ के मान लेते हैं, x बराबर के वाई जेड। इसमें मान दिया हुआ है x का 200 बराबर के, y का मान दिया हुआ है 45 और z का मान दिया हुआ है 20। इसको काट देंगे, 20 से काटेंगे तो ये 10 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, तो के बराबर हो जाएगा, के आगे 2 है तो हो जाएगा 2/9। के का मान आ गया, के का मान आ गया 2/9। आगे सवाल में कहा जा रहा है कि y बराबर 90, z बराबर 30 की स्थिति में x का मान क्या होगा? तो इसको देखते हैं कि हमारा x बराबर के वाई जेड है, तो इसमें मान जो दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, मान हमारा दिया हुआ है, ये के का मान आ गया 2/9, y का मान 90 और z का मान 30। तो इसको हम लोग लिखेंगे, x का ही मान निकालना है, k का मान 2/9, y का मान दिया हुआ है 90 और z का मान 30। अब इसको हल करेंगे, 9 से काटेंगे 10 बार में, 3 और 2 को गुना करेंगे, 3 दूना 6, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 0। x का मान हो गया 600। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88। प्रथम 9 धनात्मक सम संख्या का औसत कितना होगा? तो धनात्मक सम संख्या लेते हैं 2, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। गिन लेते हैं, 9 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। औसत निकालने के लिए हम लोग 9 से इसको भाग करेंगे, तो पहले जोड़ लेते हैं, कितना होता है, 2 4 6 6 12 8 20 20 और 2 22 4 26 6 30 8 38 30 8 38 38 का 8। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 2 4
6 6 12 8 20 20 2 22 22 और 4 26 26 और 6 32 32 और 8 40 हो जाएगा। 38 नहीं होगा, 40। 40 का 0 हाथ में रहा 4 1 2 3 4 5 5 और 4 9 बट्टे में हो जाएगा 9। 9 से भाग देंगे तो ये 10 बार में कटेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89। 16 लड़कों की एक कक्षा में औसत आयु 12 वर्ष है। सॉरी 16 नहीं, 20 लड़कों की। तो 20 लड़के का आयु का योग निकाल लेते हैं। तो 20 गुना 12 ये हो जाएगा 12 दूना 24 240 वर्ष। आगे कह रहा है कि 5 नए लड़के शामिल हो जाए जिसकी औसत आयु 7 वर्ष है। तो इस 5 लड़के का आयु का योग निकाल लेते हैं। 5 लड़के का औसत 7 7 पचे 35। अब यहाँ पूछा गया है कक्षा की औसत आयु कितनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 4 और 3 7 और ये हो जाएगा 2 275। कुल लड़के कितने हैं, पहले तो 20 था, अब 5 और आ गया तो 20 और 5 हो जाएगा 25। इसको काटेंगे 5 से 5 बार में, 5 से काटेंगे 5 25 बचेगा 2 फिर 5 25। 5 से काटेंगे 11 बार में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90। एक व्यक्ति ने ए से बी तक की यात्रा 7 किलोमीटर की गति से की और बी से ए तक की वापसी यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की। तदनुसार उस व्यक्ति की पूरी यात्रा की औसत गति कितनी थी। जब समान दूरी को तय करें कि सपोज करते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से कहीं दूरी तक गया, मान लेते हैं ए स्थान है बी स्थान है, जिस दूरी को वो जाता है उसी दूरी को वो वापस आता है। यानी कि जब दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो तो उसके लिए हम लोग औसत जो निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2xy बटे x जोड़ y। x और y होता है अलग अलग स्पीड, इसको मान सकते हैं स्पीड 1 स्पीड 2। पहला स्पीड जाने वाला है 7 और आने वाला जो है वो है 5। अब यहाँ नीचे क्या होगा x जोड़ y 7 जोड़ 5। अब इसको काट सकते हैं 2 से एक बार में और 7 और 5 12। 12 को 2 से काटेंगे तो जाएगा 6। अब यहाँ हो जाएगा 7 पचे 35 और बटे में 6। अब 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30 बचेगा 6 पंचे 30 बचेगा शेष इसमें 5 और बटे में 6। तो 5 पूर्णांक 5 बटे 6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 दिया है। अनुपात में तो दिया हुआ ही है, इसको हम लोग और काट के छोटा कर सकते हैं। 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। लाभ पूछा गया है। लाभ देखें तो 1 का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य है 4 गुना 100, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो सही लाभ जो होगा वो 25%। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92। एक व्यापारी ने एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 6/7 मूल्य पर खरीदा। अंकित मूल्य मान लेते हैं, अंकित मूल्य मार्क प्राइस, इसके 6/7 मूल्य में खरीदा। खरीदने को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। MP बटे CP, जब ये आगे जाएगा तो उलट जाएगा, 7 हो जाएगा ऊपर और 6 हो जाएगा नीचे। मार्क प्राइस हो गया 7 और क्रय मूल्य हो गया 6, कॉस्ट प्राइस। MP बटे CP ये हो गया 7/6। सवाल में आगे क्या कह रहा है? सवाल में आगे कह रहा है कि यदि उसे अंकित मूल्य के 14.2/7% अधिक मूल्य पर बेचे। यदि इसको हम लोग हल करते हैं तो 7 को 14 से गुना करेंगे, 14 सते 98 और 2 100 बटे में 7। प्रतिशत को हटा देंगे तो हो जाएगा 1/100 और ये 100 से 100 कट जाएगा। 1/7 जो है वो अधिक मूल्य पर बेच रहा है, 1/7 अधिक मूल्य पर बेच रहा है। तो हम लोग इसको 0 ले लेते हैं आगे, ताकि हम लोग को कटाने में दिक्कत ना हो। अधिक कितना में बेच रहा है? मार्क प्राइस जो है, इस मार्क प्राइस का 1/7 अधिक भाग में बेच रहा है, तो ये अधिक में बेचेगा 1/7। 7 से काटेंगे 100, 100 अधिक में बेचेगा किससे? तो जो अंकित मूल्य है,
अंकित मूल्य है 700, तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 700 में 100 जुटेगा तो ये हो जाएगा 800। अब लाभ का प्रतिशत पूछा गया है। खरीदने का मूल्य पड़ा है 600 और बेच रहा है 800 में, लाभ हो रहा है 200 600 के सापेक्ष में। इसको प्रतिशत में निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे एक बार, 2 से काटेंगे 3 बार, ये हो गया 100/3। जब 3 से 100 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा ये 33.1/3, 33.1/3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। यदि x का 90% 315 किलोमीटर, x का 90% 315 किलोमीटर, 0 से 0 काटेंगे, 9 से कटेगा 9 तिया 27, बचेगा 4, 9 बचे 45, x बराबर हो जाएगा 35 गुना 10 करेंगे 350 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94। ए अपनी मासिक आय का 78% खर्च करके शेष बचा लेते हैं। तदनुसार यदि उनकी वार्षिक बचत 22,440 रुपया हो, ये दिया हुआ है वार्षिक बचत, और यहाँ आय जो दिया हुआ है ये मासिक आय दिया है, तो इसको भी हम लोग मासिक में निकाल लेते हैं। ये वर्ष का दिया है, हम लोग इसे महीना में निकाल लेंगे, और महीना में निकालने के लिए 12 से भाग देंगे। इसको 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, बचेगा 2, 4 पंचे 20, बचेगा 4 छक 24 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 4 आएगा, 4 एकम 4 0, 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21, और ये हो जाएगा 0। महीना में बचत होगा 1870 रुपया, और यहाँ करा कि 78% खर्च कर देता है, तो 78% जब खर्च करेगा तो बचत कितना हो जाएगा 22%, और ये 22% किसके बराबर आएगा 1870 के बराबर। ये हो गया बचत, कितना प्रतिशत 22%, 22 से भाग दिए 1% आ गया। मासिक आय पूछा गया है तो आय 100% होगा। अब इसको काट देते हैं, 11 से काटेंगे 2 बार, इसको 11 से काटेंगे 11 एकम 11, बचेगा 7, 11 सते 77, 0 है तो 0 लगा देंगे, और यहाँ पे फिर काटेंगे 2 से, तो जाएगा 2 अठे 16, बचेगा 1, 2 पंचे 10, 85 गुना 100 करेंगे तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 8500, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। ए तथा बी के चलने की गति का अनुपात, स्पीड का अनुपात दिया हुआ है 2:3, ये है ए का गति और ये है बी का गति। अब यहाँ दिया हुआ है कि बी ने एक निश्चित दूरी 36 मिनट में तय की, तो ये हो गया समय। तो समय जो होता है ये उल्टा होता है स्पीड का अनुपात में, तो स्पीड का अनुपात दिया है 2:3, तो समय का अनुपात जो हो जाएगा वो होगा 3:2। आगे क्या कह रहा है कि बी जो है 36 मिनट में तय करता है, बी जो समय ले रहा है वो 2 अनुपात ले रहा है, और ये 2 अनुपात कितना मिनट के बराबर है 36 मिनट के बराबर। एक अनुपात निकालेंगे तो 18 मिनट के बराबर होगा। तो ए कह रहा है उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। यदि एक अनुपात का मान आ गया 18, तो 3 अनुपात का मान हो जाएगा 18 या 54 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को पार करने में 25 सेकेंड लगाती है। हम लोग निकाल लेते हैं कि 25 सेकेंड में रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं, और दूरी निकालने के लिए यह हो गया चाल, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, जो ले रहा है 25 सेकेंड। अब इसको काट देंगे, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 से गुना करेंगे 2 पंचे 10, 10 गुना 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 250। कुल मिलाकर जो दूरी तय करेगा वो 250 मीटर की दूरी तय करेगा। इसमें कह रहा है कि 100 मीटर तो रेलगाड़ी का ही लंबाई है, तो इस लंबाई को हम लोग हटा देंगे, क्योंकि रेलगाड़ी का जो लंबाई है ये हटेगा तभी आएगा हमारा पुल की लंबाई। अब 100 मीटर घटा दिए तो कितना बचा 150 मीटर, जो हो जाएगा पुल की लंबाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97। 2000 रुपये के लिए 2 वर्ष का 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो देख लेते हैं कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा,
एक वर्ष में 6, फिर एक वर्ष में 6, यानी कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज जो होगा वो 12% होगा। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज जो 2 वर्ष में होगा 6 जोड़ 6, यानी कि x प्लस x जोड़ x इंटू x बट्टा 100, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। केवल यहाँ से सिंपल ब्याज निकालते हैं। 6 और 6 12, ये हो जाएगा 6 के 36, 100 से भाग देंगे 0.36। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12.36, यानी कि साधारण ब्याज 12% हो रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो रहा है? 12.36। अब इसमें अंतर देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है, यानी कि अधिक कितना लग रहा है? तो 0.36% अधिक लग रहा है। तो ये अधिक होगा किसका? 2000 का। तो यही अंतर तो निकालने के लिए ही कहा है कि ये अंतर जो है, तो 2000 का निकाल लेते हैं। 2000 का 0.36%, प्रतिशत हटाएंगे 2 0, इस दशमलव को भी हटाएंगे 2 0, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 2 से इसको गुना कर देंगे तो 36 दूना 72 बटे 10। अब 10 से भाग देंगे 7.2 हो जाएगा, 7.2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही उत्तर, 7.20 रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। अनिल ने सौरभ को 4 वर्षों के लिए 1000 रुपया तथा 2 वर्षों के लिए विनोद को 3000 रुपया उधार दिए। यदि उसे साधारण ब्याज के रूप में कुल 900 रुपया मिला, अनिल को कितना दे रहा है? 1000 रुपया। कितना वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। दर हम लोगों को नहीं मालूम है, बट्टा 100। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। दूसरा कंडीशन में भी यही है कि 3000 रुपया दे रहा है और ये कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए दे रहा है। आर का मान दोनों में समान ही होगा, क्योंकि इसमें कहा नहीं गया, हालांकि वैसे आर का मान समान होगा तभी हम लोग इस सवाल को हल भी कर सकते हैं। तो यहाँ आर ही निकालने के लिए कहा है, मतलब दर बटे में 100 बराबर कितना हो जाएगा? ये 900 रुपया के बराबर है। 2 0 से 2 0 कटेगा, 2 0 से 2 0 कटेगा। इसको हल करेंगे 10 चौका 40 आर और इसको हल करेंगे तो 30 दूना 60 आर बराबर में 900। 100 आर बराबर हो जाएगा 900, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आर बराबर आ गया 9%। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। एक बेलनाकार बर्तन का आयतन 12,320 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी होगी ये पूछा गया है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, आर का मान दिया है 14 और एच पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 12/32 के बराबर। अब इसको हल कर सकते हैं, 7 से काटेंगे 2 बार में। अब इसको और आगे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 छक्की 12, 2 एकम 2, 2 छक्की 12 और ये हो जाएगा 0। 11 से काट देंगे, 11 दूना 22, 11 पचे 55 बचेगा 6, 11 छक 66 0। 14 से काटेंगे, 14 एकम 14, 14 42, 14 चौका 56 0। 2 से काटेंगे 20 बार में, पूरा कट गया, इधर एच बचा, तो एच बराबर आ गया हमारा 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100। किसी परीक्षा में 30% परीक्षार्थी फेल हुआ। फेल जो हुआ है वो 30% हुआ है। यदि 30% फेल हुआ है तो पास कितना हुआ होगा? 100% में 30% फेल। नहीं भी कहा है तो कुल परीक्षार्थी जो होगा वो हमेशा 100% के बराबर ही होगा। यदि 30% फेल हो रहा है तो 70% पास होगा। आगे कह रहा है यदि उत्तीर्ण परीक्षार्थी की संख्या फेल परीक्षार्थी की संख्या से 60 अधिक है। फेल परीक्षार्थी की संख्या से कितना अधिक है? 60 अधिक है। उत्तीर्ण जो हुआ है फेल से 60 अधिक है, ये संख्या में दिया हुआ है विद्यार्थी का या परीक्षार्थी का संख्या। अब इसको प्रतिशत में निकालें तो कितना प्रतिशत का अंतर हो रहा है? 40% का। 70 में से 30 घटाएंगे 40%, और ये 40% कितना के बराबर है? 60% के बराबर। हम लोगों को कुल संख्या पूछा गया है जो ये 100% होगा। 60% बराबर 40% बराबर 60 हो गया, तो 100% निकालेंगे तो 60/40 गुना 100 हो जाएगा।
0 से 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे 15 बार में, 15 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 150। परीक्षार्थियों की कुल संख्या 150। तो ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। धन्यवाद।